नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर जो हैं सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं, जबकि संतोष कुमार गंगवार हैं ये झारखंड के नए राज्यपाल हैं। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं, जबकि जिष्णु देव वर्मा जो हैं तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन हैं? जिष्णु देव वर्मा हैं, जबकि CH विजय शंकर जो हैं मेघालय के नए राज्यपाल हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मेघालय के नए राज्यपाल जो हैं CH विजय शंकर हैं। तो ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल हैं, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा और मेघालय के CH विजय शंकर हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यपाल होता है यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, यानी राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कभी भी इनको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वैध कारण होना जरूरी होना चाहिए कि वैध कारण हो तभी इनको हटाया जाए। इनकी योग्यता क्या है? तो इनकी योग्यता पहले है कि भारत के नागरिक हो। और इनका जो आयु होता है, आयु कितना होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। आयु 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। और ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए और लाभ का पद न धारण करते हों, ये भी इनकी योग्यता में आता है। जबकि अगर बात करें कि ये नियुक्ति किसकी किसकी करते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल पहले तो CM की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी प्रश्न कि जो राज्य के विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं, तो विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। तो याद रखिएगा, राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलापति जो होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, फिर 176, उसके बाद अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213। तो ये टोटल कुल अनुच्छेदों को जो राज्यपाल से संबंधित हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। जो अनुच्छेद 153 है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। जबकि 163 में 163 में राज्यपाल की कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए CM की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। CM की सहायता
से एक मंत्रिपरिषद होगी, सीएम की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल की सहायता करेगी। 163 में ये बात कही गई है। जबकि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 164 में ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष संबोधन का वर्णन किया गया है। राज्यपाल के विशेष संबोधन का वर्णन जो किया गया है वो 176 में किया गया है। जबकि जो अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि किसी भी जो विधानसभा में विधेयक है कोई भी, तो विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, राज्यपाल स्वीकार कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो ये इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है कि किसी भी विधेयक को ये रोक सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 में इसका वर्णन किया गया है। जबकि 213 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 213 में इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जबकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करने वाले रेंजरों को समर्पित किया जाता है। यह दिवस विश्व रेंजर दिवस, याद रखिएगा। और जो इस बार मनाया गया है 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस, उसकी थीम क्या था? तो उसकी थीम याद रखिएगा 30/30। उसका थीम क्या था? 30/30 उसका थीम था। तो इसको भी याद रखिएगा। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है कब? 1 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। मैत्री दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। युगिन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में युगिन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन जो था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं, शेखावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहीं पे घोषणा की कि भारत जो है फ्रांस की मदद से, याद रखिएगा, फ्रांस की मदद से नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा युगिन भारत संग्रहालय स्थापित करेगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, फ्रांस की मदद से भारत जो नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा युगिन भारत संग्रहालय का स्थापना किया जाएगा, याद रखिएगा इसे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 100 वर्ष पुराने वट्टे, झूथू और 8 शिलालेख खोजे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में खोजे गए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में खोजा गया है। तिरुपुर जिले में इसको खोजा गया है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में खोजा गया है। और जो ये 8 शिलालेख हैं ये तमिल में हैं। तो ये 8 तमिल शिलालेख खोजे गए हैं। और वट्टे झूथू खोजा गया है। जो वट्टे झूथू है यह एक वर्णमाला है, दक्षिण भारत की वर्णमाला है। विशेष करके तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका की यह वर्णमाला है। और इस वर्णमाला की सहायता से जो तमिल और मलयालम भाषाओं को लिखा जाता था। तो तमिल और मलयालम भाषाओं को लिखने में
तमिल और मलयालम भाषाओं को लिखने में इस वर्णमाला का उपयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा वट्टे जुथु जो है एक वर्णमाला है और इस वर्णमाला के द्वारा तमिल और मलयालम का लिखने में सहायता मिलती थी इस वर्णमाला से, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा गोलन हाइट्स पर किस देश का कब्जा है? गोलन हाइट्स कई बार पूछा गया है, तो गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इजराइल का कब्जा है। जो गोलन हाइट है एक चट्टानी पठार है और यह सीरिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो ये सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और गोलन हाइट से 4 देशों की सीमा लगती है, याद रखिएगा। पहला है इजराइल, उसके बाद सीरिया है, लेबनान और जॉर्डन है। तो 4 देशों की सीमा लगती है गोलन हाइट से, इजराइल की, सीरिया की, लेबनान की और जॉर्डन की। इनकी राजधानियां भी देख लेते हैं एक बार। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूशलम है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम है। सीरिया की राजधानी दमास्कस है, जबकि लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है और जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है जॉर्डन की राजधानी। हाल ही में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह किस अधिनियम का जगह लेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुयान अधिनियम 1934 का यह जगह लेगा। वायुयान अधिनियम 1934 का यह जगह लेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10 दिनों की वैगलेस डे कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो जो वैगलेस डे कार्यक्रम की घोषणा की गई है ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए की गई है। और यह जो 10 दिनों का जो होगा, तो साल में किसी भी 10 दिन की बात की गई है, एक साल में किसी भी 10 दिनों की अवधि की बात की गई है। और इन 10 दिनों में जो बच्चे होंगे वो जो व्यावसायिक कारीगर होते हैं, जैसे बढ़ई हो गया, माली हो गया, कुम्हार हो गया आदि, जो कलाकार होते हैं, ऐसे व्यावसायिक कारीगरों से ये बच्चे इंटर्नशिप करेंगे इन 10 दिनों में। तो याद रखिएगा ये 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। और इसका जो उद्देश्य है कि सामने से देखकर लर्निंग क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में नकाला बंदरगाह से भारत को तुअर दाल का निर्यात फिर से शुरू हो गया है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो नकाला बंदरगाह है यह मोजाम्बिक में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मोजाम्बिक में स्थित है नकाला बंदरगाह। जो मोजाम्बिक है एक अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक, और इसकी राजधानी जो है मापुतो है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ हैं मोजाम्बिक की। जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक है जाम्बेजी, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, एक जाम्बेजी है और एक है लिम्पोपो। 2 नदियाँ हैं, बहुत ही फेमस नदी है, एक जाम्बेजी है और एक लिम्पोपो है। जो जाम्बेजी है मोजाम्बिक की सबसे लंबी नदी है जाम्बेजी, और इसी नदी पे प्रसिद्ध जो विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जबकि जो लिम्पोपो नदी है इसको घड़ियाल नदी कहा जाता है, क्योंकि इसमें घड़ियाल बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, मैं पूछूं कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा विषुवत रेखा को कांगो नदी जो है ना, कांगो नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। जबकि कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है?
तो भारत की जो माही नदी है, अपने देश की जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। लेकेम्बी किस रोग की दवा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्जाइमर की दवा है। लेकेम्बी अल्जाइमर की दवा है। अल्जाइमर एक डिमेंशिया का रोग होता है जिसमें स्मृति विलोप होता जाता है, स्मृति लोप का रोग होता है। इसमें आदमी भूल जाता है, किसी चीज़ को भूल जाता है, और यह जो रोग होता है 60 वर्ष की आयु के बाद इसके लक्षण दिखते हैं। तो याद रखिएगा, लेकेम्बी जो है अल्जाइमर की दवा है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल में इसका आयोजन किया गया। भोपाल में ही इसका आयोजन किया गया। और जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव के द्वारा इस राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इसको याद रखिएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 39वें स्थान पे है। तो टोटल 119 देशों में भारत 39वें स्थान पे है, याद रखिएगा। और इसमें जो प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान किसका है? तो ये है अमेरिका का है। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, जबकि जापान द्वितीय स्थान पे है। जापान जो है द्वितीय स्थान पे है। और सबसे आखिरी स्थान पे कौन है? तो सबसे आखिरी स्थान पे है माली है। तो सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? माली है। जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट जारी की जाती है, याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। ये बार बार पूछा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। जो विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में की गई थी और एक व्यक्ति क्लास श्राफ के द्वारा की गई थी। क्लास श्राफ के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा? श्राफ के द्वारा की गई थी। क्लास श्राफ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है कोलोगनी में है। कोलोगनी में इसका हेड क्वार्टर है और कोलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।